बच्चों, आज हम ऊर्जा प्रबंध विषय एनर्जी मैनेजमेंट विषय 310 के अंतर्गत हमारा ऊर्जा अंकेक्षण का जो अध्याय चल रहा है, अध्याय संख्या 3 एनर्जी ऑडिट, उसमें बिंदु संख्या 3.12 3.12 उसका अध्ययन करेंगे। एनर्जी ऑडिट ऑफ कंप्रेस सिस्टम, यानी जो कंप्रेशन सिस्टम है, कंप्रेसर का जो सिस्टम है उसकी किस प्रकार से ऑडिट की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने ये अध्ययन किया होगा कि बहुत सारे उद्योगों में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कंप्रेस्ड एयर का यूज़ होता है, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो या बहुत सारे प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हों, इन सभी में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग होता है और बहुत सारी ऊर्जा कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करने के अंदर प्रयोग में लाई जाती है। अब उसका वेस्टेज किस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर सकें, किस तरह से इसकी इफ़िशेंसी इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारी जगह पे साफ़ सफाई के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह पे जो और दूसरे तरह के जो ऑपरेशंस हैं, ख़ास तौर से केमिकल ऑपरेशंस, मैकेनिकल ऑपरेशंस, उनके लिए भी कंप्रेसर का या कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूमेटिक ऑयल से ऑपरेशंस होते हैं जिसमें वो ऑपरेशंस कंप्रेस्ड एयर के द्वारा किए जाते हैं। तो बहुत सारी जगह पे कंप्रेसर काम में आता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि किसी कंप्रेसर का ऑडिट हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेसर की कार्यप्रणाली देखते हैं कि कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से प्रमुख अवयव होते हैं। तो सबसे पहले इनलेट एयर होगी। इनलेट एयर यानी वातावरण से हवा लेंगे, वो हवा को सबसे पहले फ़िल्टर में डालेंगे। फ़िल्टर में डालना इसलिए ज़रूरी है कि हवा में जो दूसरे धूल के और दूसरी तरह का जो कचरा है वो उसमें रिस्ट्रिक्ट हो सके, धूल के कण उसमें रिस्ट्रिक्ट हो सकें, क्योंकि वो कंप्रेसर सिस्टम में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले एयर फिल्टर होता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज का लो प्रेशर कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर जनरली 2 स्टेज या 3 स्टेज कंप्रेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगल स्टेज कंप्रेसर की इफ़िशेंसी हमेशा कम होगी और वो इतनी इफ़िशेंटली काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज या लो प्रेशर कंप्रेसर होगा। उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा उसको हम सीधा सेकंड स्टेज में नहीं डालेंगे। उसके बाद उसकी कूलिंग की जाएगी। कूलिंग इसलिए कि जिससे कि एयर का टेम्परेचर कम हो सके, और दूसरा कारण उसका होता है कि जो उसमें मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंडेंस हो जाए। तो मॉइस्चर को कंडेंस करने के लिए और एयर का टेम्परेचर कम करने के लिए उसको कूलर्स के, जो एयर कूलर्स होते हैं उनसे गुजारा जाता है। जनरली इसमें ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। पानी के द्वारा जो एयर होती है उसको, जो कंप्रेस्ड एयर है जो फर्स्ट स्टेज से निकली है, उसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर में वो जाएगा और वहाँ पर वो कंप्रेस होगा। तो सेकंड स्टेज जो होगी उसकी, वो हाई प्रेशर वाला कंप्रेसर उसमें लगा रहेगा, यानी जो उसका इनलेट है उसका वैसे ही प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा और उसके बाद उसको जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उसमें बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसकी कूलिंग होती है, वही एयर कूल, जो पानी के द्वारा एयर को कूल किया जाता है। उसके बाद उसमें जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर को सेपरेट करना होता है। जो मॉइस्चर हमने कूलिंग के द्वारा कंडेंस हुई उसको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद वो सारी कंडेंस एयर, सारी जो कंप्रेस्ड एयर है वो एयर रिसीवर में इकट्ठा हो जाती है। अब एयर रिसीवर में जो हाई प्रेशर की एयर एक दफ़े इकट्ठी हो गई, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अलग अलग हिस्सों तक भेजा जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है किसी भी कंप्रेसर प्रणाली के लिए। कंप्रेसर प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, तो ये तो हमने इसकी कार्यप्रणाली समझी किस प्रकार से ये काम करती है।
मतलब इसमें एयर फिल्टर का मैकेनिज्म होगा, इसमें मोटर और उसकी ड्राइव्स होंगी, यानी मोटर्स होंगी और उनको ऑपरेट करने का सारा सिस्टम होगा। जो भी उसके लिए स्टार्टर्स वगैरह हैं वो सभी उसके साथ, स्पीड कंट्रोल वगैरह जो भी उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब उसके साथ होंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो ठंडे पानी की प्रणाली जो है, जो एयर को कूलिंग के लिए जो पानी चाहिए उस पानी की अलग से प्रणाली होगी। एक लुब्रिकेशन प्रणाली भी साथ में होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर पूरा कंप्रेसर सिस्टम बनता है। अब कंप्रेसर ज़्यादातर या तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं या स्क्रू कंप्रेसर्स होते हैं, और कई जगह पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स भी काम में लिए जाते हैं। मोटे तौर पे ये 3-4 तरीके के कंप्रेसर्स होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा हवा की आवश्यकता है, कंप्रेस्ड एयर ज़्यादा की ज़रूरत होती है, यानी 300 मीटर क्यूब पर मिनट से ज़्यादा जहाँ पे हवा की ज़रूरत है वहाँ पर जनरली सेंट्रीफ्यूगल प्रकार के कंप्रेसर्स ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जो छोटे कंप्रेसर्स होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं, और उससे थोड़े से बड़े होते हैं वो स्क्रू प्रकार के कंप्रेसर्स होते हैं। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता होती है वहाँ पर जो कंप्रेसर्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल प्रकार के ही काम में लाए जाते हैं। अब इसके बाद हम इसके वो सूत्र की देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो सूत्र होता है वो होता है FAD। इसको आप अच्छी तरह नोट करें। FAD का मतलब फ्री एयर डिलीवरी, इसी को कैलकुलेट किया जाता है। FAD यानी फ्री एयर डिलीवरी। इसका निकालने का सूत्र है P1/P2 इंटू T1/T2 इंटू V/T। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि P1 P2 से इसमें क्या तात्पर्य है, लेकिन आप ये समझें कि फ्री एयर डिलीवरी यानी टोटल कितनी हवा की इसमें डिलीवरी हुई, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो P1 का अर्थ है कि जो नेचुरल प्रेशर जो भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है, तो वो हुआ P1, उसको P1 से डिनोट करेंगे। और P2 जो है वो है फाइनल प्रेशर, यानी जो लास्ट प्रेशर जो रिसीवर में हवा इकट्ठी हुई वो किस प्रेशर से हवा इकट्ठी हुई, वो हो गया P2। तो P1/P2, P1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे हवा हमने इनलेट ली और इनलेट एयर का जो प्रेशर है, और P2 जो है वो फाइनल जो कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर है वो होगा। अब T1/T2 है। T1 जो है जो इनलेट एयर है उसका टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर T1 है, और T2 जो है वो फाइनल एयर जो है, फाइनल जो कंप्रेस्ड एयर है उस कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर है। हालांकि हम इसको 2 बार इसीलिए ठंडा करते हैं कि ये T2 का मान कम हो सके, और दूसरा इसमें मॉइस्चर भी कंडेंस हो सके, कम हो सके। तो ये P1/P2 इंटू T1/T2, ये P1 और ये T1 T2 जो है ये इसमें लिया जाएगा कि केल्विन के अंदर, ये T1 T2 का मान केल्विन में लेगा। इसके बाद ये V/T हो रहा है। तो V जो है वो है जो रिसीवर का वॉल्यूम है जिसमें कंप्रेस्ड एयर इकट्ठी हुई, वो V है। न सिर्फ वो बल्कि उसके जो सेकेंड स्टेज कंप्रेसर से जितने पाइप्स निकल रहे हैं, जिस पाइप के थ्रू ये रिसीवर में पहुंचा, उस पाइप का वॉल्यूम भी हमें इकट्ठा मतलब इसमें अकाउंट करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम जो इसका पाइप का प्लस रिसीवर का, वो सारा वॉल्यूम इसका V कहलाएगा। और T जो है वो टाइम है, ये कितने समय में ये ऑपरेशन हुआ, ये मिनट्स में जनरली लिया जाता है, तब ये फ्री एयर डिलीवरी मीटर क्यूब प्रति मिनट के अंदर आ पाएगी। तो
ये टाइम को हम मिनट में लेते हैं, जनरली इसमें सेकंड में नहीं लिया जाता, इसको मिनट में ही टाइम लेते हैं, जिससे कि क्योंकि मिनट जो है अप्रोप्रिएट यूनिट है इसके संदर्भ में, तो सामान्यतः इसको मिनट में V/T इस तरीके से लिया जाता है। इस तरह से फ्री एयर डिलीवरी को निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ऑडिट के अंदर किन किन बिंदुओं की ऑडिट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें जो कंप्रेसर की कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी अभी हमने देखी FAD, उस कैपेसिटी का सही प्रकार से वैल्यूशन, ना सिर्फ उसके नंबर प्लेट पे जो लिखा हुआ है उसको देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए, इस सूत्र से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वास्तव में इसमें कितनी एयर डिलीवरी हो रही है। ये बेसिकली इस कंप्रेसर की कैपेसिटी जो है वो FAD हमने निकाल ली। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर एवोल्यूशन ऑफ कंप्रेसर की कैपेसिटी का सही प्रकार से आकलन आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा हमें करना चाहिए, जो भी वहाँ पे लीकेज हो रहा है कोई, उस लीकेज को मिनिमाइज, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर जब लीक होती है तो बहुत तेज़ी से प्रेशर डाउन होता है, और छोटा सा जो लीकेज पॉइंट है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का नुकसान होता है, और उसके साथ एनर्जी लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हमें मतलब चेक करना चाहिए, और चेक करके उसको रिमूव करना चाहिए। उसके बाद इनकमिंग एयर का टेम्परेचर जो है उसको हमें नोट करना चाहिए। इनकमिंग एयर का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ये अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें मोटर के स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो मोटर कंप्रेसर को रन कर रही है उस मोटर के स्पेसिफिकेशन चाहिए, कंप्रेसर के स्पेसिफिकेशन चाहिए, और जो टेम्परेचर और प्रेशर है, जो इनलेट एयर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, और जो फाइनल कंप्रेस्ड एयर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। उसी से हम ये निकाल पाएंगे कि FAD कितना है, और FAD से हम इसको फर्दर आकलन कर पाएंगे। इसके साथ साथ मोटर के स्पेसिफिकेशन भी चाहिए। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट मेजरमेंट हमें करने होंगे वो एक तो ऑपरेटिंग प्रेशर जो है उसका मेजरमेंट करना होगा, मोटर की इफ़िशियंसी कितनी है उसका आकलन करना हो, उसको निकालना पड़ेगा। मोटर की इफ़िशियंसी निकालने के तरीके हैं वो आप पहले भी और विषयों में भी पढ़ चुके हो, मोटर की इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट होती है। सामान्यतः इन सभी जगह पे, इंडस्ट्री में सभी जगह पे इंडक्शन मोटर्स ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो इंडक्शन मोटर की इफ़िशियंसी वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका पावर फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पावर फैक्टर बेसिकली मेज़र ही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली मेज़र हो सकता है। उसके बाद जो कंप्रेस एयर की अलग अलग दिन के अलग अलग, मान लीजिए सुबह के समय लोड कंप्रेस एयर की ज़्यादा आवश्यकता है, दिन के समय कम है, तो उसका हमें लोड का आकलन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से इसमें कंप्रेस्ड एयर इकट्ठी की जाएगी। तो दिन भर यूनिफॉर्म लोड है या कम ज़्यादा लोड है, सामान्यतः कंप्रेसर की आवश्यकता दिन भर एक सी नहीं रहती, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो इस लोड का आकलन करना पड़ेगा। और जो कूलिंग वाटर है उसका जो इनलेट वाटर है उसका टेम्परेचर इसमें लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो रिसीवर्स, जो वॉल्यूम्स हमें निकालने हैं, वॉल्यूम निकालना है V, जिसका कैलकुलेशन करना है रिसीवर का वॉल्यूम और उसके कनेक्टिंग पाइप्स का वॉल्यूम, तो इनको हमें निकाल कर इससे इसकी कैपेसिटी, कंप्रेसर की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें लीकेज का मेजरमेंट किस तरीके से होता है। तो लीकेज को जनरली L से डिनोट करते हैं। L लीकेज है, ये यूनिट इसकी वही होगी जो हमने FAD की यूनिट देखी थी, वही इसकी होगी मीटर क्यूब प्रति मिनट, मीटर क्यूब प्रति मिनट। तो इसका सूत्र होगा Q इंटू T1 अपॉन T1 प्लस T2, Q अपॉन T1 अपॉन T1 प्लस T2। तो Q जो है वो टोटल फ्री एयर डिलीवरी है, जो FAD जो है वो Q हो गई। उसके बाद T1 जो है ऑन टाइम, ऑन लोड टाइम है, यानी कंप्रेसर जब लोड पर रहेगा तो उसका टाइम T1 है, और जब कंप्रेसर ऑफ रहता है
उस समय उसका टाइम T2 है। तो नीचे तो डिनोमिनेटर में आएगा T1 + T2 और न्यूमरेटर में आएगा सिर्फ T1। तो T1 जो है वो टाइम है ऑन लोड का एवरेज टाइम, और T2 जो है वो ऑफ लोड का एवरेज टाइम है। तो इस तरीके से हम इसमें लीकेज में कितना लॉस हो रहा है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी मीटर क्यूब प्रति मिनट में ये कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कंप्रेसर बार बार चल रहा है, इसका मतलब उसमें लीकेज है। अगर ये लीकेज नहीं होगा तो इसका चलने का इंटरवल ज़्यादा होगा। इसमें कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसकी इफ़िशेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे बूस्टर एयर कंप्रेसर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा, जो न्यूमेटिक इक्विपमेंट हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, उसकी जो स्थान पर एयर या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एपरेटस का प्रयोग करें। प्रेशर सेटिंग कम रखें, लीकेज को कम करें। जो सिंगल स्टेज कंप्रेसर है उसकी स्थान पर 2 स्टेज कंप्रेसर का प्रयोग करें। समय समय पर इसकी मेंटेनेंस करते रहें, इसकी साफ़ सफाई करते रहें, क्योंकि जो हवा में जो धूल मिट्टी के कण हैं ये कंप्रेसर की इफ़िशेंसी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। तो आज हमने कंप्रेसर का ऑडिट किस प्रकार से करेंगे उसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम बिल्डिंग